प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल, लेक्चरर फिजिक्स, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं अपने नोट्स में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि हमारे स्क्रीनिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में राधा कृष्णन आयोग को ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके पश्चात मुदालियर आयोग को भी मैंने अपलोड किया है और कोठारी आयोग को भी मैंने अपलोड किया हुआ है। जैसे जैसे मुझे समय मिल पा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं अपने नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नोट्स लिखे हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन साथ में मैं उन्हीं के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनसे जुड़ी हुई वो आपको मौखिक रूप से भी बताऊंगा। तो आप कहीं पे स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट आए जिसको आप मिस कर जाएं। और इसके बाद से मैं आने वाले समय में, जैसे आप लोग पहले जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और यूजीसी, देन अभी एनसीईआरटी एनसीटी में सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और उसी में मैं अभी एमसीक्यू भी कुछ समय बाद इसके बना लेकर के आऊँगा। और जो एमसीक्यू मैं लेकर के आऊँगा, ध्यान दीजिएगा, वो मैं केवल राधा कृष्णन आयोग से नहीं लाऊंगा। अगर मैं केवल राधा कृष्णन आयोग से लाऊंगा तो आप सीधे ही समझ जाएंगे, उसका आंसर टिक करते आपके दिमाग में एक ऐसी स्ट्रेटजी बैठ जाती है हमारे कि इसका आंसर राधा कृष्णन आयोग है। तो मैं आयोगों को मिक्स करते हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसे एमसीक्यू लेके आऊँगा। तो आप सबको एक साथ इतने अच्छे से पढ़िएगा कि आप एमसीक्यू को डायरेक्ट सॉल्व कर पाएँ। क्यों, तो आप जब आप ऑप्शन देखेंगे ना तो इनकी डेट में ही बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। एक जैसे ऑप्शन लगते हैं तो वहाँ बड़े कन्फ्यूजन होता है। तो अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ निश्चय होकर के धैर्य के साथ रेगुलर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस को, अपना सेल्फ और कॉन्फिडेंस और इंटरनल मोटिवेशन को बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो सर, शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हम यूजीसी कहते हैं शॉर्ट में। तो सर, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में जो मैंने लिखा हुआ है, इसका जो ध्येय वाक्य है या फिर हम इसको आदर्श वाक्य कहते हैं, ये सर है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ध्येय वाक्य या आदर्श वाक्य है सर ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। अब इसका देखिएगा, जो औपचारिक गठन हुआ यूजीसी का, वो आप देख रहे होंगे 28 दिसंबर 1953 को इसका औपचारिक गठन हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था, जो राधा कृष्णन कमेटी थी, राधा कृष्णन आयोग 1948-1949, जो 4 नवंबर 1948 को बना था, उस मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ। उसने कहा था कि जो यूजीसी है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी थी उस समय, विश्वविद्यालय अनुदान समिति, इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए। ये उच्च शिक्षा में जो अनुदान वगैरह देना है या फिर उच्च शिक्षा को हैंडल करने के लिए वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। तो तब जाकर के 28 दिसंबर 1953 को क्या हुआ था, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में, जो उस समय शिक्षा मंत्री थे, यूजीसी का एक औपचारिक गठन हुआ था सर 28 दिसंबर 1953। अब आप देखिएगा नीचे क्या है, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, संसद में अधिनियम मीन्स यूजीसी एक्ट पारित करके 1956 में संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया, यानी कि इसको स्वायत्त निकाय बना दिया गया। संवैधानिक निकाय है यूजीसी का 1956। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, विश्वविद्यालय, ये मैंने लिखा भी है, शिक्षा आयोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यानी कि जिसको हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, के सुझाव पर 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा मंत्री उस समय के, अब हर आयोग के ध्यान दीजिएगा, मैं हर आयोग में उसमें बता भी रहा हूँ उसमें कौन थे, ने औपचारिक तौर पर यूजीसी की नींव रखी थी। कब, 28 दिसंबर 1953 में सर। फिर 1956 में यूजीसी एक्ट के तहत संवैधानिक दर्जा, और इसी को सर इसकी वास्तविक स्थापना भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारा लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2022 में, तो उसमें क्वेश्चन शायद कुछ ऐसे आया था, यूजीसी का गठन कब हुआ, शायद उन्होंने ऐसा दिया था। तो 1956 आयोग ने आंसर दिया था, लेकिन गठन में तो उसका आंसर होना चाहिए था 1953। फिर उस पर प्रत्यावेदन भी लगे थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको
डायरेक्ट आएगा तो क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर यूजीसी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया तो 1956 होगा, या ऐसे भी अगर आ जाए यूजीसी की वास्तविक स्थापना कब हुई तो सर आप वहां पे करेंगे 19, वहां पे आप लोगों को करना पड़ेगा 1956। ठीक है, तो अब इसी में आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा सर यूजीसी का, इसके बाद से कह रहा है यूजीसी का जो मुख्यालय है, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पे मैं आपको बता दूं यूजीसी जो होता है ना नेट की परीक्षा कराता है, अब सॉरी अब उसको एनटीए कराता है उसको, लेकिन जो सीएसआईआर के थ्रू जो होता है, यूजीसी ने एनटीए को दे दिया, और सीएसआईआर जो है उसका भी मैं आपको बता दूं जो साइंस स्ट्रीम के लिए होती है उसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, एनटीए का फुल फॉर्म यहीं पे बताना चाहूंगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो आपको सब पता भी है। तो अब यूजीसी की वेबसाइट, तो यूजीसी की वेबसाइट आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ugc.ac.in। ठीक है सर, तो यहाँ तक तो हमने बात करी गठन की। अब देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे आ रहा है, इस पे आप गौर फरमाइएगा जरा सा। देखिए क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना, यूजीसी की जो संरचना है सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो यूजीसी का जो एक्ट बना हुआ है, ये मैंने सेल्फ नोट्स बनाए हैं उस समय जब, अब थोड़ा सा इनमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है जब मैं अपनी स्वयं की प्रिपरेशन कर रहा था। ध्यान दीजिएगा कि ये किसी कोचिंग से लिए गए मेरे नोट्स नहीं है, मैंने बुक्स को फॉलो किया, और जो यूजीसी का जो उस समय का जो बना हुआ ये था एक्ट, उसको सर्च करने की कोशिश करी, उसमें क्यों तो इसकी धाराएं दी रहती हैं, उन धाराओं को स्टडी करा, क्यों तो आयोग जनरली पूछ लेता है किसी भी अधिनियम का यह बात कौन से धारा में है, तो वो बहुत पूछता है आयोग, जैसे राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वो भी उसमें पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चन दे रहा है उसके जो भी आंसर होगा उसके ए बी या सी में है, किस में है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग भी बुक्स को पढ़िए, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो देखिएगा सर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की संरचना, सबसे पहले मैं बता दूं यूजीसी की जो धारा है, यूजीसी एक्ट बना ना, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो अधिनियम बना है 1956 में, उसमें कुछ धाराएं हैं, उसकी धारा नंबर 5 के अधीन विश्वविद्यालय यूजीसी की संरचना का प्रावधान है। एक तो ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको ये दिखा रखा है सर, यूजीसी की धारा 5 के अधीन है इसकी संरचना। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है यूजीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत, यूजीसी एक्ट 1956 की कौन सी धारा के अंतर्गत यूजीसी की संरचना का वर्णन है, ठीक है, या प्रावधान है। तो इसकी संरचना में क्या है सर, आप यहाँ पे देखिए यूजीसी की संरचना में मैंने यहाँ पे एरो मार्क करके दिखाया, एक अध्यक्ष दिखा रखे हैं, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। तो यूजीसी किससे बनती है, यूजीसी में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं सर, और 10 इसके अन्य सदस्य होते हैं। अब जो ये अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार, काफी इंपॉर्टेंट सर, उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार, 10 अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी सर केंद्र सरकार करती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, केंद्र भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। तो केंद्र सरकार ही तीनों की नियुक्ति करते हैं। अब सर नीचे देखिएगा, थोड़ा सा हम बात करते हैं इनकी कार्यकाल पर, ठीक है, इनका कैसा कार्यकाल होता है, आप देखिएगा ध्यान से और सुनिएगा भी, समझिएगा भी। तो यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए इनमें, मीन्स वैसे कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन उनको मान लीजिए 65 वर्ष पहले हो गए, मीन्स कोई अगर यूजीसी के अध्यक्ष बने सपोज 60 साल में, सॉरी 62 ईयर में बने, तो वो 5 साल का कार्यकाल थोड़ा ना पूरा कर पाएंगे, वो तो 65 वर्ष उनको पहले हो जा रहे हैं ना, तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष ही रह पाएगा। लेकिन अगर कोई 58 की एज में अगर कोई यूजीसी के अध्यक्ष अगर केंद्र सरकार उनको नियुक्त कर रही है तो 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। मीन्स आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं सभी। कार्यकाल अध्यक्ष का देखिएगा सर, या तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। उपाध्यक्ष का कार्यकाल देखिए सर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्यकाल उपाध्यक्ष का होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष से जो पहले। 10 जो अन्य सदस्य हैं, अब जो कार्यकाल इनका होता है 3 वर्ष होता है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने 65 वर्ष से पहले नहीं लिखा है, बहुत सी बुक्स में 65 वर्ष से पहले भी लिखा रहता है, और
जो यूजीसी का जब मैंने फाइंड आउट, जब मैं नोट्स बना रहा था उस समय मैंने जो यूजीसी का वो लिया था कि जिसमें उसमें भारत का राज्याज्ञा होता है ना, जैसे गजट वगैरह जैसे, जहाँ पे मीन्स रियल में इसका जो लिखा हुआ है, ठीक है, 3 मार्च 1956 के लगभग या इस समय का था वो, ठीक है। तो उस समय उस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें ये कार्यकाल अध्यक्ष का तो 5 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र जो पहले लिखा है, उपाध्यक्ष में 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले ये लिखा है, अन्य सदस्य में केवल कार्यकाल 3 वर्ष लिखा है सर, उसमें 65 वर्ष से पहले ये लाइन नहीं लिखी है, लेकिन बुक्स में लिखा रहता है जनरली 65 वर्ष से पहले। तो अगर ऑप्शन आ जाए 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले, अगर ऐसा आए तो आप 65 वर्ष की आयु जो पहले को टिक करेंगे, मतलब दोनों को। अगर केवल कार्यकाल 3 वर्ष आए, एक ऑप्शन आ जाए कार्यकाल 3 वर्ष, एक ऑप्शन आ जाए कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष से पहले जो भी आ जाए, तो वहां पर जो आप करेंगे कार्यकाल 3 वर्ष करेंगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में 3 वर्ष है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मैंने आपको दूर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा सर, कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर अधिकतम 2 बार रह सकता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर कितने बार रह सकता है? केवल 2 बार ही रह सकता है। जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ममडीला जगदीश कुमार, ये दूसरी बार अध्यक्ष हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, ठीक है। तो शायद आपको अगर नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अब मैं ये लेकर गया। अब देखिए जो 10 अन्य सदस्य हैं ना, इनके बारे में भी जरा ध्यान से देखिए। देखिए एक अध्यक्ष थे और क्या थे, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा भी है, ये देखिए ये लाइन ऊपर आ गई। यूजीसी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। अब देखिएगा सर, यूजीसी के 10 अन्य सदस्यों का भी विवरण देखिए। अब इसको भी मैंने काफी डिटेल में ओपन किया था उस समय। 10 अन्य सदस्य में से जो 2 सदस्य होंगे ये केंद्र सरकार के अधिकारी मीन्स ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, जो यूजीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें एक होते हैं सर वित्त सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर, और एक होते हैं एजुकेशनल सेक्रेटरी, या जिनको हम जनरली सचिव कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार से ये वित्त सलाहकार को कभी कभी वित्त सचिव भी किसी बुक में लिखा रहता है, लेकिन जनरली वित्त सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर, ये केंद्र सरकार के 2 अधिकारी क्या होते हैं, यूजीसी के सदस्य होते हैं, ठीक। 4 सदस्य कहाँ से आते हैं सर, ये विभिन्न विश्वविद्यालयों से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से ये शिक्षक। और नियुक्ति कौन करता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, केंद्र सरकार नियुक्ति करेगी, ठीक है। तो 4 2 6 ही हो गए। अब बाकी 4 सदस्य देखिएगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 सदस्य है कृषि, वाणिज्य, उद्योग, इंजीनियरिंग, विधि, चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों से चुने जाते हैं, आप समझ रहे होंगे। और आधे सदस्य अर्थात 2 सदस्य, देखिए 4 सदस्य है ना, उसमें से आधे कितने हो जाएंगे, 2 सदस्य, वह क्या होते हैं, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी नहीं होने चाहिए। अब पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, वो वहां पे कह रहा है केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी वो नहीं होने चाहिए। ये बात भी शायद आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब वहां क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि यूजीसी में केंद्र सरकार की ओर से कितने सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के कितने सदस्य या यूजीसी के कितने सदस्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यूजीसी में कितने सदस्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, 2 सदस्य, ठीक है। अब इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सर यहां तक बात थी। अब देखिएगा आगे, ये पॉइंट देखिएगा, यूजीसी के अध्यक्ष, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यूजीसी के अध्यक्ष के द्वारा पद त्याग, रेजिग्नेशन, बीमारी या मीन्स अस्वस्थता, किसी कारण से कार्य नहीं कर पा रहे या डेथ हो जाती है की दशा में पद खाली होने पर यूजीसी के उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन यूजीसी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएंगे। और कब तक, जब तक कि केंद्र सरकार नए अध्यक्ष की नियुक्ति न कर दे, मीन्स नए अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए। अगर अध्यक्ष किसी कारण से पद छोड़ते हैं
वो अस्वस्थता के कारण या फिर रेजिग्नेशन, कोई बीमारी उनको हो रही है मीन्स, या फिर आकस्मिक मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उस केस में उपाध्यक्ष पद को देखेंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से सर आगे देखिएगा, यदि ये पॉइंट इन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद किसी कारणवश खाली हो जाएं तो केंद्र सरकार यूजीसी के किसी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है। मीन्स ये मान लीजिए कभी उपाध्यक्ष काम नहीं कर रहे, उसमें उपाध्यक्ष ने त्यागपत्र दिया है और अध्यक्ष ने भी त्यागपत्र दे दिया किसी कारणवश, ऐसी स्थिति आए तो उस समय क्या होता है, केंद्र सरकार यूजीसी के किसी उन्हीं जो बाकी 10 सदस्य होंगे ना, उन्हीं में से किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेगी, पहले ध्यान दीजिएगा। और यह सदस्य मन तत्काल करेगी, वो जो सदस्य होगा अध्यक्ष के पद पर अधिकतम 6 माह तक ही रह सकता है, अर्थात 6 माह के अंदर केंद्र सरकार यूजीसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। तो सर आपको, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको ऐसा कोई इंसिडेंस याद आ रहा है कि ये कहीं मैच कर रहा है हमारे पॉलिटिकल साइंस से या हमारे भारत की हिस्ट्री से? जैसे अध्यक्ष नहीं है तो कौन जिम्मेदारी निभाएंगे? उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, कौन जिम्मेदारी निभाएंगे? केंद्र सरकार उसी सदस्यों में से किसी को अध्यक्ष को नामित कर देगी। तो ऐसा, और वह कितने समय तक काम कर सकते हैं? 6 माह तक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे भारत में भी ऐसा होता है, मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम में, सॉरी। तो जैसे अगर मान लीजिए राष्ट्रपति पद पर हैं, राष्ट्रपति की अगर आकस्मिक डेथ हो जाती है तो उस समय या राष्ट्रपति रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, या अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थता के कारण रिजाइन दे रहे हैं, कुछ भी अगर ऐसा हो जाए तो उस समय क्या होता है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का मतलब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और कब तक कर सकते हैं? 6 माह तक। तो 6 माह तक चुनाव कराने होते हैं और राष्ट्रपति का इलेक्शन होना होता है। अगर मान लीजिए कार्यवाहक राष्ट्रपति भी त्यागपत्र दे दे, सॉरी उपराष्ट्रपति भी, हाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, वो भी अगर त्यागपत्र दे दें, फिर भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। अब देखिए ऐसा हमारे भारत के इतिहास में एक बार हो चुका है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे तो उनके पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो उस समय जो वीवी गिरी थे वो कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। फिर अब वीवी गिरी राष्ट्रपति बनने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि उपाध्यक्ष ने भी त्यागपत्र दे दिया। तो ऐसी स्थिति में कौन देखेगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लगभग 1 महीना से थोड़ा 4-5 दिन ज्यादा था, मतलब उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारी को निभाया है। ये हमारे भारत में हुआ है ऐसा। और ध्यान दीजिएगा, आपको जीएस के पॉइंट में भी बता दूं, वीवी गिरी केवल एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, या जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की, तो बाद जब वो इलेक्शन लड़े तो उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए थे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति वीवी गिरी रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये भी काफी पॉइंट था, तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो को पूरा सुनिएगा, बीच में आपको कुछ भी मिल सकता है। अब देखिएगा सर, अर्थात 6 माह के अंदर केंद्र सरकार यूजीसी, फिर क्या होगा, यहाँ भी 6 माह के अंदर केंद्र सरकार यूजीसी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा यहाँ से पॉइंट। अब देखिएगा सर आगे, यूजीसी का अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चुना जाता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी न हो। जो लास्ट पॉइंट है आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने दिया है, यूजीसी का अध्यक्ष उन व्यक्तियों से चुना जाता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी न हो। और कौन चुनता है? केंद्र सरकार। मीन्स अध्यक्ष पद पर केंद्र या राज्य सरकार के कोई ऑफिसर नहीं होंगे, समझ गया। बाकी प्रोफेसर हो सकते हैं, जैसे अभी प्रोफेसर हैं, वो क्या है, अभी जैसे वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ममडीला जगदीश कुमार, ये क्या है, आपके प्रोफेसर हैं लेकिन अधिकारी पद पर नहीं है, ठीक है।
अब आगे चलते हैं सर। तो ये देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, बहुत बार पूछा जा सकता है सर, डॉक्टर डॉक्टर लिखना यहाँ पे भूला हूँ, शांति स्वरूप भटनागर थे। यूजीसी के प्रथम उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन ये सतीश चंद्र जी रहे। यूजीसी के प्रथम सेक्रेटरी, जो मैंने आपको बताया एजुकेशन सेक्रेटरी या सेक्रेटरी सचिव, वो सैमुअल मथाई रह चुके हैं। क्लियर। अब देखिए सर, ये मैंने लिखा है 9 अक्टूबर 2024, ये मैंने नोट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय वर्तमान अध्यक्ष ये नहीं थे, उस समय इनमें चेंजेस थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये मैंने आप लोगों के लिए 9 अक्टूबर 2024 को ये इसको मॉडिफिकेशन करा है, एच पर 9/10/2024, और यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है सर मे चेंज ड्यूरिंग एग्जाम। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है मे चेंज ड्यूरिंग एग्जाम। हो सकता है जिस समय आप एग्जाम दें तो उस समय ये जो वर्तमान वाले हैं चेंज हो सकते हैं। तो आप ये नहीं कि अपने नोट्स में इन्हीं को लिखा है तो इन्हीं को उस समय पढ़ के चले जाएं, फिर आप हमसे कहेंगे सर आपने ये लिखाया था और हमारा गलत हो गया। क्यों, तो प्रेजेंट तो कभी भी चेंज हो सकता है ना, आज क्या कल चेंज हो सकता है। तो जिस समय आपका एग्जाम होगा प्रेजेंट को जरूर सर्च करके चले जाना कि कौन है उस समय। तो यूजीसी के अभी की बात करूं तो वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर ममीडाला सॉरी जगदीश कुमार हैं, ठीक है। इनके बारे में भी आप पढ़िएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इनका कितना अच्छा जो है रिकॉर्ड है, कितना अच्छी इनने एजुकेशन ली है, ये सब आप स्वयं से देख सकते हैं। यूजीसी के वर्तमान एग्जाम में पूछेगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। यूजीसी के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव सर, और वर्तमान सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर मनीष आर जोशी, ठीक है। अब आगे आते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमसे कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का 1994-95 में विकेंद्रीकरण करके इसके 6 के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। तो क्या कह रहा है, अनुदान आयोग का 1994-95 में विकेंद्रीकरण करके 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए रहे सर। और क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं सर, पहला है भोपाल, रीजनल ऑफिस जिनको बोलते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा ये पूछा जाता है यूजीसी के कितने क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल ऑफिस 6 हैं। नाम देखिएगा सर, भोपाल, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर या बंगलुरु, गुवाहाटी और हैदराबाद। भोपाल, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर, गुवाहाटी, हैदराबाद। अभी सर ऐसी एनसीआर आगे आप देखेंगे एनसीईआरटी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय आएंगे, एनसीटीई के आएंगे जो उनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं 5-6, जो भी है मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने। तो मैं क्या करता था, मैं इनके लिए अपनी तरफ से एक ट्रिक बना लेता था सर, क्यों, तो हर एक की मैंने ट्रिक बनाई थी, यूजीसी की, एनसीटी की, एनसीईआरटी की। और मैं बहुत सारे जो जैसे कहीं पर आता है ना कि उस देश की सीमा किसके साथ लगती है, ठीक है, या भारत के किन किन राज्यों की सीमा चाइना के साथ टच होता है, मीन्स बॉर्डर बनाता है, किसका बांग्लादेश के साथ बनाता है, किसका पाकिस्तान के साथ बनाता है, अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। तो उसके लिए भी म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ है, तो उसके लिए भी मैंने अपनी ट्रिक बना लेता था, वो ट्रिक भी बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इनको याद करने के लिए मैंने क्या ट्रिक बना ली, जो भोपाल नाम के एस्पिरेंट्स हो या व्यक्ति हो उनसे मैं माफी चाहूंगा थोड़ा सा, ठीक है, वो अन्यथा ना ले, मैंने उससे मैं ऐसी बना दी थी और ऐसी आपके सामने ली है, बस याद करने का एक तरीका है। मैंने सर क्या करा, भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है मैंने ये बनाई थी ट्रिक, भोपाल कल पुणे से बैग सहित, मीन्स अपना बैग सहित क्या हुआ है, गुम हुआ है। तो भोपाल नाम के व्यक्तियों से मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है साहब, बस एक ट्रिक है जनरली। तो क्या है, अब इससे भोपाल, अब ये याद कर लो ना, यूजीसी मतलब यूजीसी का बैग गुम हो गया, मीन्स कौन, भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है। अब इसमें देखिए भोपाल से सर यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरी ट्रिक है, अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इस ट्रिक के बारे में, तभी मैं ऐसे ट्रिक आगे अपलोड करूंगा सर, वरना मैं ऐसे ट्रिक आपको अपलोड नहीं करूंगा यदि आपको पसंद ना आए तो भोपाल क्या है, भोपाल हो गया कल, कल मीन्स कलकत्ता, देखो दूसरे ऊपर भी लिंक करते जाओ, भोपाल कल मीन्स कलकत्ता, पुणे से, पुणे मीन्स सर पुणे तीसरे नंबर पर है, से का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने से के नीचे अंडरलाइन नहीं करा, से का मतलब खाली एक हेल्पिंग वर्ड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे यूज होती है ना, हेल्पिंग के लिए यूज हुआ है, ये समझ लीजिए। बैग, बैग से सर इसको आप रिलेट कर लो बेंगलोर से, ठीक है, और सहित,
सहित का भी यहाँ पर कोई यूज नहीं है, ठीक है। और गुम, गुम हुआ, गुम हुआ दोनों से, देखो हुआ को गुआ समझ लो, हुआ को गुआ, गु और आ लगा लो, गुम हुआ, गु और आ रहे ना, तो गुवाहाटी, है से हैदराबाद। देखिए सर, भोपाल कल पुणे से बैग सहित गुम हुआ है, तो आसानी से याद कर सकते हो ना, भोपाल मीन्स भोपाल, कल से क्या था, कलकत्ता दूसरे नंबर पे देखिए ऊपर, पुणे, पुणे सीधे नाम आ रहा है, से कुछ मतलब नहीं है, बैग बैंगलोर, सहित कुछ मतलब नहीं है, गुम हुआ गुवाहाटी, है मीन्स हैदराबाद। शायद आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मैं ऐसे ही करता था, एक फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो फिजिक्स वाले, जो मैथ्स वाले, साइंस स्ट्रीम वाले वीडियो देखेंगे तो जनरली ऐसा पढ़ने की आदत नहीं होती है, हिस्ट्री मतलब इस टाइप का, आर्ट्स के कंपैरिजन में हमारा जनरली डेरिवेशन, मैथमेटिकल ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, तो ये काफ़ी टफ पड़ता है स्क्रीनिंग। तो मैंने भी स्क्रीनिंग पे, इसीलिए मैं बहुत परेशान था जब मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मैंने स्वयं से बुक्स को पढ़ा और ऐसे ट्रिक बना के ही मैं याद करता था, ठीक है। शायद आर्ट्स वालों को भी पसंद आए, ये तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले याद कर लेते हैं या फिर उनको ऐसी, एक होता है कि हाँ उनको, आर्ट्स को मैं बहुत टफ मानता हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहते हो, आर्ट्स के स्टूडेंट्स को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी चीज़ों को माइंड में रख पाते हैं, कि तो आर्ट्स में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी है हमारे सब्जेक्ट, ये तो भवसागर है। चलिए सर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मूल संगठन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय है, ये भी पूछा जाता है। कौन सा मूल संगठन है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भी आता है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो वहां पर लोग सोचते हैं ये तो अनुदान देने का काम करता है ना, यूजीसी विश्वविद्यालयों को जनरल, तो बहुत से हम लोग सोच लेते हैं कि क्या होगा, फाइनेंस, तो नहीं, फाइनेंस नहीं, इसका क्या है, शिक्षा मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसका मूल संगठन मीन्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेन जो इसको अपनी एडवाइस देता है, हम अगर ऐसे कहें, जो केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है। अब सर, यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा के लिए हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। जनरली हम सोचेंगे इंग्लिश, ठीक है, नहीं, अंग्रेजी भाषा नहीं, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, ठीक। फिर अगला पॉइंट सर काफी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा का प्रतिनिधित्व यूजीसी ही करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई सूचना को लेना है, ठीक है सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कोई सूचना को यूजीसी एकत्र भी करता है, और उस, ये भी सब इसके एक्ट के अधीन है, जो इसमें धाराएं हैं, ठीक है, ये शक्तियां यूजीसी को प्रदत्त हैं, और उसके द्वारा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सूचनाएं लेगा शिक्षा से संबंधित, और उनको हमारे भारत के विश्वविद्यालयों को समझाएगा, उनको सलाह देगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हो रहा है, तो हम आप लोग भी भारत में यूनिवर्सिटीज में ऐसा करिए। साथ ही यूजीसी क्या करता है सर, भारत में अगर कोई चीज अगर अच्छी है, भारत की शिक्षा का है, उसका इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? यूजीसी करता है सर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सर, ये काफी इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांसेज रहते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, मैं नहीं समझता इसके बाद से इसके बाहर कहीं यूजीसी से क्वेश्चन आएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है। मेरे स्क्रीनिंग में 40 में से 37 मार्क्स थे। कुछ क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे आते हैं जो हम वहीं पे सोचते हैं, कॉमन सेंस बेस पे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन उसमें गलत थे, और जो भी है मतलब कुल मिला करके, तो ये जो आयोग वगैरह थे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आया नहीं था। मैं ये तो नहीं कहूँगा डेफिनेटली 100% कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीज़ों को लेने की कोशिश की है। तो सर देखिए, यूजीसी एक्ट जो है 1956, यहाँ पे यूजीसी एक्ट मैंने लिखा है 1956, आप लिखे है, उसकी जो मुख्य धाराएं हैं, कोर्ट्स हैं, तो धारा 1 में क्या है, देखिए धारा 1 में क्या लिखा है, इस अधिनियम मीन्स 1956 की बात हो रही है, हाँ, का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय, क्या है सर, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 है। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 है सर। यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के नाम का वर्णन है धारा 1 में, ऐसे समझ लीजिए, आयोग के नाम का वर्णन है। धारा 2F, या जिसको हम हिंदी में क ख ग घ अंग च आता है ना, तो धारा 2 च, इसमें क्या है, ये काफी इंपोर्टेंट है, विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा है सर इसमें, सॉरी, इसमें क्या है, विश्वविद्यालय शब्द की परिभाषा। अब इसमें आप समझना कि, या फिर
या फिर देखिए क्या लिखा है, वे संस्थानों के प्रकार, ये लाइन को ध्यान से देखिए, वे संस्थानों के प्रकार जिनको विश्वविद्यालय माना जा सकता है, इसका वर्णन है। विश्व इसकी जो धारा 2 है ना, मैं उसमें बता रहा हूँ, धारा 2 में जनरली परिभाषाएं हैं, जो वो एक्ट होता है कोई, उसमें अगर कुछ टफ शब्द होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जिनको परिभाषित करने की जरूरत होती है, तो परिभाषा वाला सेक्शन धारा 2 में है। वो धारा 2 का भी ABCDEFGH ऐसे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एफ है, वो मैंने उठाया, ठीक है, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये क्या है देखिए, अब देखिए सर, ये गलती से मेरे से ऐसा हो गया, अब देखिए यहाँ से जरा सा पढ़िए, विश्वविद्यालय किसे कहते हैं। हाँ, विश्वविद्यालय से किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है। मीन्स आप समझ रहे होंगे कि विश्वविद्यालय कौन होगा, जो केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या क्या है, राज्य अधिनियम और इसके अंतर्गत ऐसी कोई भी संस्था है से अभिप्रेत है, मीन्स उससे मतलब है, अभिप्रेत मतलब विश्वविद्यालय का उससे मतलब है कह रहे, और इसके अंतर्गत कोई ऐसी संस्था भी है जो संबद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन, कौन सा अधिनियम, यूजीसी एक्ट 1956 के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार आयोग यानी कि यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त है। यानी कि कोई यूनिवर्सिटी या तो केंद्रीय अधिनियम के तहत बनी हो या प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित हो, जो उसको विश्वविद्यालय कहेंगे, मतलब जो इन अधिनियमों के तहत स्थापित हो ऐसी शिक्षण संस्था, उसको विश्वविद्यालय कहेंगे, या जो संबद्ध विश्वविद्यालय के यूजीसी से जो संबद्ध विश्वविद्यालय होंगे, ठीक है, के परामर्श से इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार आयोग से मान्यता प्राप्त है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कुमाऊं यूनिवर्सिटीज के परामर्श पर हमारी एसएसजे यूनिवर्सिटी बन गई अभी, शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ऐसे इन ये बन सकते हैं, पहले पहले कैंपस था ना एसएसजे कैंपस, अब वो यूनिवर्सिटी बना कुमाऊं विश्वविद्यालय के परामर्श पे और यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, तो इन्हीं को विश्वविद्यालय कहेंगे हम, ठीक है। अब जैसे अगर अभी कोई महाविद्यालय है, एमबीपीजी महाविद्यालय है हल्द्वानी में, ठीक है, या कोई भी महाविद्यालय है कहीं पर भी, वो अपने नाम के आगे ऐसे करके विश्वविद्यालय शब्द नहीं जोड़ सकता है अपने मन से। ये भी अगर अभी आएगा एक धारा में, कि विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करने पर प्रतिषेध है, उस पर दंड भी है फिर उसमें, ठीक है। तो फिलहाल सर आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए। धारा 2F में क्या है, विश्वविद्यालय की परिभाषा या फिर वे संस्थानों के प्रकार जिनको विश्वविद्यालय माना जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट था सर। आगे देखिए और कितनी इंपोर्टेंट धाराएं मैं आपके लिए लेके आया हूं। धारा 3 पे गौर फरमाइएगा सर। धारा 3 है डीम्ड यूनिवर्सिटी, धारा 3 के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपसे पूछा जा सकता है यूजीसी एक्ट 1956 की कौन सी धारा के अंतर्गत डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान है, तो सर ध्यान दीजिए धारा 3, इसका कोई ABCD नहीं है, धारा 3 है, डायरेक्ट जो मैंने लिखा है वही आंसर है। अब देखिए सर क्या है, धारा 4 में देखिए आयोग की स्थापना में, आयोग मीन्स कौन, यूजीसी से संबंधित, यूजीसी की स्थापना के बारे में धारा 4 में वर्णन है। आपसे पूछा यूजीसी एक्ट 1956 की कौन सी धारा के अंतर्गत यूजीसी की स्थापना का वर्णन है, तो सर इसका धारा 4 आंसर है। फिर देखिएगा सर धारा 5 में क्या है, यूजीसी आयोग, मतलब यहाँ पर यूजीसी से क्या मतलब है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मैंने शॉर्ट में आयोग लिखा है। आयोग की संरचना का प्रावधान, एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष से 10 अन्य सदस्य, याद करिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि यूजीसी की जो संरचना का प्रावधान है वो उसकी धारा 5 के अंतर्गत है, फर्स्ट स्लाइड में बताया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। जो इंपोर्टेंट धाराएं हैं वही मैं लेकर के आया हूं। अब देखिए सर धारा 6, धारा 6 में आप देखेंगे, धारा 6 में क्या है सर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जो यूजीसी के सदस्य होंगे ना, सदस्यों की सेवा की शर्तें और निबंधन, मीन्स जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं, यूजीसी के उपाध्यक्ष हैं, यूजीसी के अन्य सदस्य हैं, उनकी सर्विस के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर ये यूजीसी के अध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है, मीन्स पहले तो ये बनाए गए नियमों के अधीन कार्य करेंगे, वो तो सब जनरल होता ही है। यूजीसी के सदस्य हों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और उपाध्यक्ष हों, अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, सदस्य हों, जब भी अगर अपना रिजाइन देंगे तो ये केंद्र सरकार को देंगे, और उसमें से ये तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार इनके रिजाइन त्याग पत्र को स्वीकार न कर ले,
ठीक है। तो ऐसे कुछ सेवा की शर्तें, आपसे इतना केवल इतना पूछेगा, यूजीसी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की सेवा की शर्तें और निबंधन जो है वो कौन सी धारा में है, धारा 6। ठीक है। अब सर धारा 9 में देखिए, काफी इंपोर्टेंट, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से संयुक्त किया जाना, मीन्स जोड़ा जाना। यूजीसी क्या करता है ना, क्या कर सकता है, यूजीसी को ऐसी शक्तियां प्रदान की गई है यूजीसी एक्ट के 1956 के धारा 9 में सर, कि अगर यूजीसी को कोई ऐसा प्रयोजन करना है या ऐसा कोई कार्य करना चाह रहा है यूजीसी, जिसके लिए उसे किसी ऐसे शिक्षाविद, ठीक है, या कोई ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो विभिन्न फील्ड से हो सकते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ रही है, उनकी सलाह लेने के लिए यूजीसी को आवश्यकता पड़ रही है। किसके अतिरिक्त, अध्यक्ष तो है ही एक उपाध्यक्ष भी, 10 अन्य सदस्य ऑलरेडी हैं। इसके अलावा अगर यूजीसी को लगता है कि ये कोई एक अमुक व्यक्ति हैं, ये काफी शिक्षाविद हैं, ये हमको किसी ऐसे प्रयोजन, जैसे मान लीजिए साइंस से रिलेटेड कोई रिसर्च होनी है, ठीक है, या फिर मेडिकल से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, वहां पर कोई एक सदस्य उनको ऐसे दिख गए, मीन्स कोई व्यक्ति दिख गए जो यूजीसी को हेल्प कर सकता है, तो यूजीसी एक्ट धारा 9 यूजीसी को अधिकार दे सकती है कि वो विशिष्ट प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों को, एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, अस्थाई तौर पर अपने साथ ऐड कर सकती है, अपनी समिति में शामिल कर सकती है। सर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति अब यूजीसी में संयुक्त की जाएंगे, ऐड करेंगे, उसके अपने साथ यूजीसी रखेगी अस्थायी रूप पर, वो बैठक में भी, यूजीसी की जो बैठकें होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उनको बैठक में मत देने का, यानी कि वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वो केवल सलाह दे सकते हैं, और उनको यूजीसी का सदस्य नहीं माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यूजीसी उनको जोड़ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो यूजीसी के मेंबर माने जाएंगे, मेंबर की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए यूजीसी या विश्वविद्यालय अनुदान के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से संयुक्त किए जाने का प्रावधान यूजीसी अधिनियम की कौन सी धारा में है। जो यूकेपीएससी है ना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये ऐसे क्वेश्चन उठाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफी पसंद है ऐसा, आप लोगों जिनने पहले तैयारी की होगी, प्रीवियस पेपर से आप लोग देखेंगे, कोई भी एग्जाम हो ऐसे चीजों को लेकर के आते हैं। अब सर धारा 12, 10, 11 भी हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी मुझे, जो इंपॉर्टेंट लगी वही मैंने लिखी है। आप अगर इसका ओरिजिनल देखेंगे तो डॉक्यूमेंट, तो आपको सब आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक, इसमें आयोग के कर्तव्य अथवा कार्य क्षेत्रों का वर्णन है। यूजीसी के, आयोग मीन्स यूजीसी से मतलब है कि इसके क्या कर्तव्य हैं और इसके क्या कार्य क्षेत्र हैं, इसका वर्णन सर किसमें है, यूजीसी की धारा 12 के अंतर्गत है। अब यूजीसी के क्या कर्तव्य हैं, कार्य है ना, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये 12 के अंतर्गत क ख ग घ वो धाराएं नहीं हो, खाली लिखे हैं पॉइंट ABCD, ये यूजीसी के कार्य हैं, ये मैंने लास्ट में आगे डिस्कस करे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फिलहाल ध्यान रखिए, यूजीसी के आयोग के कर्तव्य अथवा कार्य क्षेत्रों का वर्णन धारा 12 में है। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी शायद आप लोगों के कमेंट से मैं भी मोटिवेटेड रहूं, ठीक है, और आप लोगों के लिए आगे भी नोट्स लेके आते रहूंगा। अब देखिए सर, यूजीसी के कार्य आ गए। अब मेरे ख्याल से कुछ धाराएं और थी यूजीसी की, एक स्लाइड कहीं मिस तो नहीं हो रही, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ देखिए, मैं सही गया ना, नहीं तो अब ये छूट जाता। मैंने कहा ऐसा तो धारा की बात से ऐसा कैसे हो गया, नहीं तो ये छूट सकता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि, अब सर थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, धैर्य बनाए रखिए। देखिए, आपको एक वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें मिल तो रही हैं, ठीक है, सुनिएगा जरूर, शॉर्टकट मत अपनाइएगा कि स्क्रीनशॉट ले लूँ और उसको नोट्स लिख लूँ। ठीक है, कहा जाता है ना, जितना हम देखते हैं और सुनने से और ज़्यादा हमारे दिमाग में चीज़ें बैठती हैं सर। अब देखिए सर, यूजीसी की धारा 12 की ख काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर, कि तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे ना आपको समझ में भी नहीं आएगा, मैं इसलिए एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान दिए जाने हेतु निषेध या प्रतिषेध जिसे आयोग ने ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया। यानी कि अगर यूजीसी किसी विश्वविद्यालय, यूजीसी क्या करता है ना, विश्वविद्यालयों को अनुदान देने से पहले उनकी जांच करता है, ठीक है, कि वास्तव में उसको उस अनुदान की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, अगर यूजीसी को लगता है कि उसको किसी विशेष कार्य के लिए किसी अनुदान की आवश्यकता, अनुदान मीन्स धनराशि, हाँ, धनराशि की आवश्यकता नहीं है, बजट की आवश्यकता नहीं है, तो धारा 12 ख में प्रदत्त या 12 बी में प्रदत्त शक्तियों के द्वारा यूजीसी ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान दिए जाने हेतु प्रतिषेध मतलब मना भी कर सकता है।
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। धारा 13 के अंतर्गत सर, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, विश्वविद्यालयों का निरीक्षण ये करा सकता है यूजीसी, स्वयं एक कमेटी गठित करके यूजीसी को विश्वविद्यालयों का निरीक्षण यानी कि सुपरविजन जो है इंस्पेक्शन करने का अधिकार यूजीसी एक्ट की धारा 13 के अंतर्गत है। देखिए सर कितना इंपॉर्टेंट है आगे, सॉरी ये लाइन हमारी यहाँ पे खिंच गई थी। अब इसमें देखिएगा धारा 17 में आप लोग देख रहे होंगे, धारा 17 में क्या है सर, यहाँ पे मेंशन है बजट, ठीक है। आयोग अपना बजट तैयार करेगा, आयोग मीन्स यूजीसी, और उसकी प्रतियां मीन्स उसकी जो प्रति हम बोलते हैं, आप समझ गए, कॉपीज केंद्र सरकार को भेजेगा। तो यूजीसी अपना बजट कौन से धारा के अंतर्गत करता है सर, धारा 17 के अंतर्गत करता है। धारा 18 के अंतर्गत क्या होता है सर, यूजीसी क्या करता है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्या करता है, केंद्र सरकार को देगा। इस बात को आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो यूजीसी है अपनी वार्षिक रिपोर्ट कौन से धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है, तो सर उसका आंसर है हमारा कौन सा, धारा 18, और उसकी रिपोर्ट किसको देता है, केंद्र सरकार को देता है। अब केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को दोनों सदस्यों के सम्मुख रखेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो केंद्र सरकार कर रही है उस रिपोर्ट को कहाँ रखेगी, दोनों सदस्यों के सम्मुख, सॉरी दोनों संसद के दोनों सदस्यों, ओहो सिट, संसद के दोनों सदस्यों के सम्मुख, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, संसद के दोनों सदनों के सम्मुख, संसद के दोनों सदस्यों नहीं, सॉरी, इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा प्लीज, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अब देखिएगा सर धारा 20, धारा 20 क्या है, केंद्र सरकार द्वारा निदेश। धारा 20 के अंतर्गत क्या हो सकता है, जो केंद्र सरकार है वो यूजीसी को निदेश, निदेश का मतलब यहाँ पर निर्देश नहीं लिखा जाता है। आप कोई भी जब सरकारी डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, राजकीय पत्र, उसमें कोई भी जब जैसे जो हमारे शिक्षा महानिदेशक हैं या शिक्षा निदेशक हैं, उनको अगर कोई ऑर्डर ऊपर से मिलता है तो ये यह लिखे रहते हैं, मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि अपने से निचले स्तर के अधिकारियों को कि आप ऐसा कार्य करवाएं, निर्देश, ठीक है, मीन्स है कहीं ना कहीं डायरेक्शन, ठीक। अब धारा मीन्स इसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्देश में यूजीसी को कुछ गाइडलाइन जो है केंद्र सरकार इसमें एडवाइस देती है या फिर डायरेक्शंस देती है यूजीसी को, ये केंद्र सरकार को अधिकार है। धारा 22 सर काफी इंपॉर्टेंट है ये सर, इसको तो आप काफी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, यूजीसी की धारा 22, इसके अंतर्गत यूजीसी क्या करता है ना, लिखिए मैंने लिखा है उपाधियां या डिग्री प्रदान करने का अधिकार। यूजीसी क्या करता है, अपने अधीन विश्वविद्यालयों को उपाधियां प्रदान करने का अधिकार यूजीसी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत यूजीसी की धारा 22 में दिया गया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं ना, जो विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है उनको डिग्रियां देने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, इतना आप कमेंट में करिएगा। धारा 23 देखिएगा सर, काफी इंपॉर्टेंट, यह धारा अधिनियम के तहत यानी इस धारा अधिनियम यानी 1956 के तहत स्थापित नहीं किए गए संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय शब्द के उपयोग पर रोक लगाती है। समझ में आया आपको कितना इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग हर कोई शिक्षण संस्थान नहीं कर सकता है, यानी कि यह धारा मीन्स धारा 23 अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत का मतलब आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, देखिए इनकी लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, वहां ऐसा ही लिखा हुआ है, अधिनियम के तहत मीन्स यूजीसी 1956 एक्ट, यूजीसी एक्ट 1956 के एक्ट के तहत स्थापित नहीं किए गए संस्थानों द्वारा, यानी कि ऐसे शिक्षण संस्थान जिनकी स्थापना यूजीसी एक्ट या यूजीसी अधिनियम 1956 के अधीन नहीं हुई है, ठीक है, उनको विश्वविद्यालय शब्द के उपयोग पर रोक लगाती है, मीन्स वो अपने सामने विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है सर। अब इसके बाद से आगे देखिएगा धारा 24, धारा 24 क्या कह रही है, यह धारा यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है, मीन्स अगर किसी शिक्षण संस्थान को विश्वविद्यालय शब्द लगाने का अधिकार नहीं है लेकिन उसने अगर विश्वविद्यालय शब्द लगा दिया सपोज, तो उसके लिए दंड भी है, और अगर कोई विश्वविद्यालय यूजीसी के जो मानक हैं, यूजीसी के जो गाइडलाइन है, अगर उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजीसी क्या कर सकता है, इसमें
अपनी तरफ से मीन्स दंड का यहाँ पर क्या है आपका प्रावधान है। अब आगे चलते हैं सर। धारा 25 देखिएगा, धारा 25 क्या कह रही है? धारा 25 यूजीसी को नियम बनाने की शक्ति देती है, यानी कि यूजीसी अब उसको प्रदान किए गए धारा 25 के अंतर्गत यूजीसी क्या कर सकती है? नियम बना सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है धारा 28। धारा 28 क्या है? नियमों और विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाना। अब यहाँ पे दो धाराएं मैंने लिखी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बोल के बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक धारा 15 होती है, धारा 15 में होता है आयोग को संदाय, जो लोग याद कर सकते हैं। संदाय का मतलब ये होता है कि प्रदान की जाने वाली धनराशि। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ, जो ओरिजिनल बजट है उससे देख के बोल रहा हूँ, ओरिजिनल पत्र है, सॉरी, ठीक है। केंद्रीय सरकार इस निमित्त आयोग को संदाय, कौन सा बोला मैंने? धारा 15 है। इसमें लिखा है केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक विनियोग किए जाने के पश्चात आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का संदाय कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाए। आप सीधे सर ये रखना कि धारा 15 में केंद्र सरकार यूजीसी को संदाय मीन्स धनराशि देती है, ये नोट कर लीजिए। धारा 15 आयोग को संदाय मीन्स धनराशि दी जाती है। अब धारा 16 भी सर एक नोट कर लीजिए, उस समय मैंने सोचा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो लोग याद करना चाहे मैं लिखा दे रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। धारा 16 ये आयोग की निधि होती है। निधि मीन्स आप समझते हैं ना, जैसे निधि जैसे जहां पर पैसा इकट्ठा होता है, मतलब किसके अधीन, मतलब उसके बाद धनराशियां इकट्ठा होंगी, आप समझ रहे होंगे, जैसे हमारी निधि पूंजी जमा हम कहते हैं ना। तो धारा 16 में क्या है? आयोग की निधि। इसमें लिखा है सर आयोग की अपनी निधि होगी तथा वे सभी धनराशियां जो समय समय पर उसे केंद्र सरकार द्वारा संदत्त की जाए और आयोग की सभी प्राप्तियां, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतर्गत ऐसी धनराशि भी है जिसे कोई राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति आयोग को दे, निधि में जमा की जाएगी और आयोग द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे। यानी कि आयोग को जो भी पैसा मिलेगा, जो भी आयोग को जो मिलेगा, आयोग उसकी एक निधि बनाएगा। कौन कौन दे सकता है? केंद्र सरकार, कोई अधिकारी, किसी व्यक्ति विशेष ने कह दे दिया समाज में, तो उसके लिए आयोग की एक निधि बनाएगी आयोग, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो बैंक होता है, वो बैंक का भी इसमें वर्णन है। इसमें देखिए क्या लिखा है? निधि के सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसे रीति से विनिहित किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए आयोग द्वारा निश्चित किए जाए। समझ रहे? मीन्स आप भी समझ लीजिए आयोग की निधि धारा 16 में है, उसी से आयोग फिर आगे को यूजीसी आगे पैसा ट्रांसफर करती है सर। क्यों? तो मैं आपको मैक्सिमम चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे बाहर फिर मुश्किल से क्वेश्चन बनेगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए सर यूजीसी के कार्य, इसको कर लेते हैं, आप जल्दी से समझ जाएंगे, अब थोड़ा स्पीड से, ठीक है। मैं कोशिश कर ही रहा हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है ना। नंबर पहला, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है, आप समझ गए। दूसरा, देश के समस्त विश्वविद्यालयों के स्तरमान में समानता बनाए रखना, उनमें एक रूपता लाना और समन्वय स्थापित करना, ये भी यूजीसी का कार्य है सर। तीसरा देखिएगा सर, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों को सलाह देना, सब आप याद रखिएगा। और उसके बाद से विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को कहाँ गया, हम पढ़ रहे थे चौथा पॉइंट, विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना सर। उसके बाद से है उच्च शिक्षा के संबंध में विदेशों से सूचनाएं प्राप्त करना और उन्हें प्रकाशित करना, ये भी आपने प्रकाशित और प्रसारित करना। फिर छठा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सरकार तथा विद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था में तकनीकी सहयोग करना, शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना एवं विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां देना, विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कराना, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को आवश्यकता अनुसार अनुदान देना, विश्वविद्यालय से उनके पाठ्यक्रमों, विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन, परीक्षा, मूल्यांकन एवं अनुसंधान कार्यों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना, उन्हें प्रकाशित करना एवं प्रसारित करना। आप समझ रहे होंगे, ये तो आपको सब ध्यान में रखने ही पड़ेंगे ना, ये कार्य क्या क्या है यूजीसी के। फिर यूजीसी दो चीजें करता है सर, एक तो अनुदान देता है और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी काम करता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है व्यास चैनल के माध्यम से 24 घंटे उच्च शिक्षा के क्षेत्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रहा है। कौन? यूजीसी। ठीक है, उच्च शिक्षा के छात्रों को। हाँ, तो इनको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए जो भी ये कार्य यहाँ पे मैंने दिए हैं ये यूजीसी के कार्य हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा सर, यहाँ भी अब लास्ट स्लाइड है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। हाल ही में यूजीसी ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी स्कीम, जिसको हम स्ट्राइड कहते हैं, की घोषणा की है। ये पूछा जा सकता है, इस स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी की घोषणा किसने की है? यूजीसी, या इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, करंट का है। ठीक, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसको हम कहते हैं एनटीए, को यूजीसी द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है सर। फिर इसके बाद से क्या है, जो इसकी एक सुब्रमण्यम समिति है सर, ये जब हम तैयारी कर रहे थे ये लगभग उस समय की बात है। तो सुब्रमण्यम समिति जो है ये क्या कह रही है, अभी ये सुब्रमण्यम जो है ना, ये सुब्रमण्यम यूजीसी के सचिव रह चुके हैं। तो ये कमेटी क्या कह रही है, यूजीसी तथा एआईसीटी को समाप्त करके हीरा का गठन किया जाए। आप देख रहे होंगे, यूजीसी तथा एआईसीटी को समाप्त करके हीरा का गठन किया जाए। हीरा क्या है मैं बताऊं यहाँ पर, पहले एआईसीटी का फुल फॉर्म और हीरा का फुल फॉर्म देख लीजिए जरा। एआईसीटी, यूजीसी तो आप जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एआईसीटी है सर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और हीरा है हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। इसका निर्माण करो कह रही है अब सुब्रमण्यम समिति। यूजीसी में क्या है, बहुत सारी खामियां हैं माया, यूजीसी की आलोचना भी हो रही है। यूजीसी की ऐसी आलोचना होती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ज़्यादा बजट दे देती है, राज्य विश्वविद्यालयों को कम बजट देती है। और कहीं ना कहीं यूजीसी देखे ना, केंद्र सरकार सब उसकी नियुक्ति कर रही है, अधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार कर रही है, उपाध्यक्ष भी, सदस्य भी। तो कहीं ना कहीं एक जो राजनीति है, जो भी गवर्नमेंट रहेगी केंद्र पर, उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा, नहीं होगा यूजीसी अध्यक्ष के ऊपर भी, उपाध्यक्ष के ऊपर भी। तो यूजीसी वो एक्चुअल में वो कार्य नहीं कर पा रही है जिसके लिए उसको गठित किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। तो सुब्रमण्यम समिति कह रही है कि यूजीसी को भंग कर दो। ये कह रही है यूजीसी तथा एआईसीटी को समाप्त करके हीरा का गठन किया जाए। हीरा क्या है? हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी। अब इसमें क्या कह रही है, यूजीसी के जो दो कार्य थे ना सर, शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालयों का अनुदान को अलग अलग करना जरूरी है, कह रही है यह सुब्रमण्यम समिति। अब आगे देखिएगा, इसलिए ये सुब्रमण्यम समिति क्या करिए, अतः यूजीसी को समाप्त करके शिक्षा की गुणवत्ता के लिए यूजीसी के स्थान पर हीरा का गठन किया जाए। अब देखिए यूजीसी के जो अनुदान वाले कार्य थे ना, अनुदान कार्यों को शिक्षा मंत्रालय, मैंने एमएचआरडी इसलिए लिखा है, पहले बोला जाता था ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले हम इसको क्या कहते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे ना, लेकिन एमएचआरडी, इसलिए इसको मैं यहाँ से काट दे रहा हूँ, मैंने इसलिए लिखा था कि तो अब इसका नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय रखा गया। तो अनुदान कार्यों को ये देखेगा कह रहा है। और फिर आगे क्या कह रहा है, हीरा अध्यक्ष के लिए, जो हीरा बनाया जाएगा नया, उसके अध्यक्ष के लिए ऐसा व्यक्ति जो हो, ऐसा व्यक्ति जिसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तथा स्टेट यूनिवर्सिटी में 10 वर्ष तक प्रोफेसर के पद पर कार्य करा हो। यहाँ पर तथा नहीं, यहाँ पर अथवा कर लीजिएगा आप, ठीक है, तथा को काट करके, जिसको क्या हो, ऐसे प्रोफेसर जिन्होंने 10 वर्ष तक काम करा हो, हीरा के अध्यक्ष के लिए उसका नियुक्ति की जा सकती है। यानी कि यूजीसी को भंग करके इसका गठन किया जाए, ऐसी भी वर्तमान में बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हीरा होगा, यहाँ पर शायद मैंने लिखा है, हाँ लिखा है मैंने, यूजीसी को समाप्त शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तो हीरा होगा। ये तो दो काम थे ना यूजीसी के, शिक्षा की गुणवत्ता और विश्वविद्यालय का अनुदान। तो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हीरा का गठन किया जाए कहा जा रहा है, और अनुदान कार्यों के लिए जो यूजीसी अनुदान देती थी, इसको शिक्षा मंत्रालय देखेगा, ऐसा अभी वर्तमान में कहा जा रहा है। तो सर इस माध्यम से मैंने यूजीसी के जो मेरे नोट्स थे उनको आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आपको वीडियो जैसी भी लगी, ठीक है, अगर यदि आपको मेरे नोट्स से इनसे हेल्प हो रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा।
थैंक यू सो मच। आप बने रहिए लगातार चैनल के साथ, इसको लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।